आज जो चीज़ हम देखने जाएंगे दैट इज़ प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन किस तरह है और क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसकी लिए जो दो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट हैं आपकी प्रोटेक्शन की, उसमें एक है इसकी पॉलिसी कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ इट वी वांट टू डू, एंड द सेकंड वन इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कि आपको जो चीज़ करनी है वो आपको कैसे करनी है, हाउ विल यू गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आपको सबसे पहले जो है एक पॉलिसी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और सेकंड थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करना किस तरह है, व्हाट एंड हाउ। तो सबसे पहले हम देखते हैं protection is a measure of confidence that the integrity of the system and its data will be preserved कि आपका जो डाटा है वो प्रिजर्व रहे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कायम रहे, आपके जो डाटा है और आपकी जो वर्किंग है उसके अंदर। सिक्योरिटी एश्योरेंस इज़ अ मच ब्रॉडर टॉपिक। बेसिकली हम ये दो चीज़ें आपकी साइड बाय साइड चलती हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इस जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली आपके प्रोटेक्शन के ऊपर है। इसके बाद आपका एक और चैप्टर अवेलेबल होगा दैट विल बी ऑन योर सिक्योरिटी, और उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर हम किन चीज़ों को डील करते हैं। वन may view protection as a kind of a mechanism for controlling access of the program. बेसिकली प्रोटेक्शन जो है वो आपके विद इन द सिस्टम जो थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ड्यू टू एनी वेज, तो वो आपकी उससे प्रोटेक्शन उससे बचाव के लिए आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई आउटसाइड द सिस्टम कोई अटैक्स आते हैं, एक्सीडेंशियल हों या इंटेंशनली हों, तो वो आपका जो है वहाँ पे वो सिक्योरिटी रिस्क जो है वो वहाँ पे आना शुरू होते हैं। सो जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो विद इन दिस सिस्टम आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करने लगते हो या एक्सेस करने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे हम सिस्टम की प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को या एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम को जो है वो अफेक्ट ना कर रहा हो। So a protection as some kind of mechanism for controlling access of programs, processes and user to the resources defined by the computer systems, perhaps system resources and perhaps user resources। अब ये जो आपकी प्रोटेक्शन हो रही है ये सिस्टम रिसोर्सेज से रेलिवेंट भी हो सकते हैं और यूज़र रिसोर्सेज से रेलिवेंट भी हो सकते हैं। द मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन दीज कंट्रोल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। अब आपको ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि आप इस मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि आप एक सिस्टम को या एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की चीज़ों को जो है वो इलीगल यूजेज में या ऐसे यूजेज में जिससे दूसरा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है उससे बचाव में लेके जा सकें। सो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट आपको करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करें और उस पॉलिसीज़ को इन्फोर्स जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म करेगा। So there must be some means of enforcement and not simply policy। आप पहले पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जो आपका गोल फॉर प्रोटेक्शन है वो ये है कि आपके पास जो लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं विद इन योर सिस्टम, ये हार्डवेयर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनका जो सिस्टम है वो क्योंकि आपके सिस्टम में एक दूसरे के साथ वो शेयर हो रहे हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं चाहे वो यूज़र लेवल के हों चाहे सिस्टम लेवल के हों, वो आपका सिस्टम जो है वो इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है और वो आपका प्रोसेस जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप इन शेयर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए जिसके अंदर वो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे का शेयरिंग हो रही हो। ये ना हो कि आप
एक वक्त में दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो इस कैप्चर करने की जंग में लगे हों तो उसकी वजह से आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर दें या प्रोसेस की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें या फिर आप प्रोसेस को इस तरीके से डीरेल कर दें कि आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने की तरफ मूव कर जाए. सो स्पेसिफाई पॉलिसीज़ नीड्स टू डिफाइन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि जो सिस्टम है वो ऑथराइज्ड वे में उन रिसोर्सेज को यूज़ करे और जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उनको रिस्ट्रिक्ट करे. जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसीज़ में बी फिक्स्ड इन द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आप पॉलिसीज़ जो हैं फिक्स भी कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें होंगी तो आप ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये वाला रिसोर्स ए मौजूद है तो आप जितनी देर आप रिसोर्स ए को यूज़ कर रहे हैं आप रिसोर्स बी को यूज़ नहीं कर सकते, या आप रिसोर्स ए और बी को अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपने इनको रिलीज़ करना है. सो आपने इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं या तो आपने फिक्स कर दी हो. अदर पॉलिसीज़ में बी डेवलप बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम ने डिफ़ाइन कर दी हैं, कुछ आपका जो इस कंप्यूटर का मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिफ़ाइन कर रहा होगा. स्टिल अदर पॉलिसीज़ में बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूज़र लेवल टू प्रोटेक्ट देयर ओन फाइल्स एंड प्रोग्राम्स. अब यूज़र लेवल के ऊपर जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं वो ख़ुद भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि वो अपनी फाइल्स को जो हैं वो प्रोटेक्शन दे सकें. Thus, the protection system must include the ability to enforce a number of different policies. अब आपने पॉलिसी डिफाइन कर दी, अब आपको इसको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा, बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर मे बी अ सिचुएशन कि आपकी पॉलिसी मौजूद है कि जब में आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपने एक रिसोर्स को रिलीज़ करना है, लेकिन अगर आप रिलीज़ नहीं करते तो आप कैसे करेंगे, फिर आप उसको इन्फोर्समेंट कैसे हुई. सो दैट मीन्स कि आपने कुछ ऐसी जो है वो इन्फोर्समेंट्स रखी हुई हैं कि जब वो ऑटोमेटिकली टाइम्स अप होते हैं तो आप उससे वो रिसोर्सेज जो है वो छीन लेते हैं वापस. So operating system designers can implement protection mechanism as integral part of the operating system. आपने प्रोटेक्शन कर्नल्स अपने जो हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट किए होते हैं ताकि वो आपके सिस्टम की प्रोटेक्शंस को जो है वो लेके चल सकें. इसी तरह एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्शंस मौजूद हैं जिसमें बात की कि अपना हर एप्लीकेशन अपना भी मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस कर सकती है. While these will clearly differ in scope and extent of both are needed definitely. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोटेक्शन लेवल है वो और लेवल किस्म की होगी, जो एप्लीकेशन की अपनी प्रोटेक्शन है उसका लेवल ऑफ वर्किंग जो है वो कुछ और होगी. ऑपरेटिंग सिस्टम का उस प्रोटेक्शन को देखने का अंदाज़ और होगा, वो उसकी और क्रिटिकलिटीज़ देख रहा होगा कि आपका सिस्टम जो है वो क्रैश ना करे और इस तरीके से हो कि आपकी फाइल्स जो हैं वो एक दूसरे को लॉक ना कर रही हों या एप्लीकेशंस एक दूसरे से की वजह से क्रैश ना कर जाएं. जबकि एप्लीकेशन जो है वो देख रहा होगा कि उसकी अपनी जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग में रहें. अगर एक दूसरे की डोमेन में घुसने की कोशिश करेगा तो जो डोमेन्स हैं वो आपस में डिस्टर्ब होना शुरू होंगे. सो वी विल डिफाइन एन ऑब्जेक्ट एज ए यूनिक नेम. आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशंस एलोकेट करेंगे दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस. और आप हर यूनिक नेम के साथ जो है आप कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो एसोसिएट कर देते हैं. सो दैट मीन्स कि अगर आप सर्टेन डोमेन में हैं तो आप सर्टेन फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. So the protection problem is to ensure that each object is assessed correctly and only by those process allowed to do so. So अगर एक प्रोसेस को रीड ऑपरेशन अलाउड है तो वो रीड कर सकता है, लेकिन अगर एक प्रोसेस को रीडिंग ऑपरेशन जो है वो अलाउड नहीं है और वो सिर्फ राइटिंग ऑपरेशन कर सकता है और वो रीड करने की कोशिश करता है तो आपका सिस्टम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये इसको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इसको अलाउड ही नहीं है. सो आपने हर एक के साथ कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो एसोसिएट कर दिए हैं
अगर वो सेट ऑफ ऑपरेशंस उसको अलाउड हैं तब वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकता है। अगर उसको अलाउड नहीं है तो उस पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए उस प्रोसेस की उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है इनको हम फैसिलिटेट किस तरह करते हैं, जब आगे लेके चलेंगे कि पॉलिसी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है। सो यूजिंग द फैसिलिटी एन एप्लीकेशन डेवलपर में देन सेलेक्ट सम ऑफ हिज और ओन प्रोटेक्शन अप्रोच एज मैंशनड, जिसमें हमने देखा कि जो है एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी हमारे पास ये अप्रोच मौजूद है कि हम पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एप्लीकेशन आप पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका मैकेनिज़्म जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमने ये देखना है कि हाउ समथिंग विल बी डन marked from the policy which address what will be done. So आपको ये चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी और मैकेनिज़्म में फ़र्क है। पॉलिसी हमें डिफ़ाइन करती है कि हमें क्या करना चाहिए, what will be done। अगर हमें एक प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो काम हमें कैसे करना चाहिए, वो कैसे का जवाब जो है वो हमें मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औक़ात यही प्रॉब्लम रहता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि पॉलिसी और मैकेनिज़्म शायद एक ही चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नीड टाइम टू टाइम आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। So policies can change from time to time. Convincingly, policy change may result in change in underlying mechanism. अगर पॉलिसी चेंज होती है तो उसके हिसाब से आपको मैकेनिज़्म भी जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। सो दैट मीन्स कि जब भी आप पॉलिसी को चेंज करेंगे तो मैकेनिज़्म चेंज हो रहा है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पॉलिसी सेम रहती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म आप चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है तो फिर आपको मैकेनिज़्म लाजमी चेंज करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैकेनिज़्म जो है वो लाजमी चेंज हो अगर पॉलिसी सेम रहती है। पॉलिसी चेंज होती है तो मैकेनिज़्म चेंज करना पड़ सकता है आपको, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी सेम रहती है तो मैकेनिज़्म चेंज करने की जो है आपको बाउंडिंग नहीं है कि आपने आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इसका मैकेनिज़्म चेंज करना है। आप समझते हैं कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए, तो आप उसको जो है वो मैकेनिज़्म को चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो हम जो गाइडिंग प्रिंसिपल पे चलते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। जब तक ज़रूरत ना पेश आए आप जो है चीज़ों को जो है वो असाइनमेंट ना करें। सो दैट मीन्स वन शुड हैव इनफ प्रिविलेज to do what is needed, needs to be do but nothing more. So that means कि सिर्फ जितने काम की ज़रूरत हमें है सिर्फ उतना काम किया जाए, उससे ज़्यादा ना किया जाए। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जितने काम के या जितने राइट्स की ज़रूरत है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उतने राइट्स आप दिए जाएं, उससे ज़्यादा के राइट्स ना दिए जाएं, क्योंकि हम जब उसको ज़्यादा राइट्स परफॉर्म करेंगे तो फिर वो डेविएशन कर सकता है अपने मेन कोर्स ऑफ वर्किंग से और वो बाकी एरियाज़ को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो हमें इस डैमेज को मिनिमम रखने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने की सिर्फ उसको ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही उसको प्रिविलेज दे रहे हो। अच्छा, इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का हमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो वर्क करने जा रहा है और वो रिसोर्सेज को यूज़ करने के केस में किसी डैमेज या फेलियर की तरफ जाता है, तो वो जो फेलियर उसकी वजह से क्रिएट होगा वो लोकल रहेगा, वो प्रोपोगेट नहीं करेगा और बाकी चीज़ों को डैमेज नहीं करेगा।
तो इसलिए जब हम उसको लीस्ट प्रिविलेज देंगे तो वो उतना ही वो यूटिलाइज कर सकता है जितने उसको वर्किंग की ज़रूरत है। अगर हम उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस देना शुरू कर देंगे तो वो चूँकि बाकी एरियाज़ के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा जो कि उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो रिज़ल्ट कर सकता है कि जो वो डैमेज उसके अपने वर्किंग को हुआ है वो उसका डैमेज जो है वो बाकी एरियाज़ ऑफ वर्किंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करे या उनके ऊपर प्रोपोगेट करे। जब वो प्रोपोगेट करेगा तो उससे आपका जो वर्किंग है वो या उसका जो फेलियर है वो प्रोपोगेट करेगा और आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए भी हम इसको जो है लीस्ट प्रिविलेज को प्रिंसिपल को जो है वो हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन की। जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं की हमने बात की थी, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से हैं। सो हमने बात की थी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हम डिफ़ाइन करते हैं इसमें हमारे पास हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें सीपीयू भी अवेलेबल होता है, उसके अलावा मेमोरी सेगमेंट्स आ जाते हैं, प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, मेमोरी डिस्क्स आ जाती हैं। जबकि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं, कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई स्विचेस हैं। सो ये हमारे पास जो हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप एक सर्टेन डोमेन डिफाइन करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप कौन से फंक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So some years that may be implemented on some of these objects clearly may not be implementable on others. So अगर आप किसी एक डोमेन में रहते हुए कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आप किसी दूसरी डोमेन में जाके वो फंक्शंस परफॉर्म ना कर सकें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको एक डोमेन में रहना पड़े, और अगर आपको कोई उसका दूसरी उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन या फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको दूसरी डोमेन में जाने की ज़रूरत पड़े। नंबर 2, जो हम यहाँ पे लीस्ट प्रिविलेज की प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करते हैं तो इसको असिस्ट करने के लिए हम एक और लॉ को भी फॉलो करते हैं, एक और प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं, दैट इज़ नीड टू नो प्रिंसिपल। कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि आप करना क्या चाहते हैं और फिर आपको उस काम को करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं तो फिर आपके लिए वर्किंग करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप काम करना क्या चाहते हैं, आपको वर्किंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के, उन चीज़ों को आप इस तरीके से उसको फराहम करें कि वो किसी और चीज़ को छेड़ ना सके तो और वायलेशन ना कर सके, तो वहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और ना सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है बल्कि जो वायलेशन, जो सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को जो है उसकी स्पेस को वायलेट कर सकता है, तो वो हम वहाँ पे इस चीज़ों को मिनिमाइज, इन अटेम्प्ट्स को जो कि क्रिएट हो सकती हैं ड्यू टू इंटेंशनल या एक्सीडेंशियल, ये इन अटेम्प्ट से जो है वो आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। हम अगर डोमेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा डोमेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा कि हम यहाँ पे पहले जो है हम कुछ डोमेन्स डिफाइन करेंगे और कुछ हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं। ये सेट ऑफ ऑपरेशंस वो हैं जो आपके हम जो हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर जो है वो कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक्सेस राइट्स डिफाइन भी करेंगे कि एक जो आपका सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं और जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने कुछ एक्सेस राइट्स दे दिए हैं। अब वो एक्सेस राइट्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि आप एक डोमेन में रहते हुए कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक्सेस राइट जो किसी डोमेन के लिए डिफाइन किए हैं वो आप यहाँ पे किस तरीके से कर रहे होंगे कि आपने एक ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन किया है फॉर पर्टिकुलर डोमेन, और उसके साथ आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि उस ऑब्जेक्ट नेम के साथ जो है आपने कौन से राइट्स का सेट जो है वो एसोसिएट किया है। जब आपके पास ये
राइट्स का सेट मौजूद होगा तो आप इन राइट सेट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम के तमाम डिसजॉइंट हों। दैट मीन्स कि अगर आपने एक जो है एक फाइल के ऊपर रीड की कमांड यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इन बाय कीपिंग योरसेल्फ इन डोमेन 1, तो आप सिर्फ डोमेन 1 में रह के ही रीड कर सकते हैं। आप डोमेन 2 में भी रीड में जा सकते हैं। सो ये डिसजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप रीडिंग करना चाहें तो आप डोमेन 1 में रह सकते हैं, और अगर आप रीडिंग और राइटिंग दोनों करना चाहते हैं तो आप डोमेन 2 में जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा उसी को हम जेनेरिक्स इम्प्लीमेंटेशन आपके दिखा रहे हैं ग्राफिकल व्यू के अंदर कि लेट्स से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, तो आप देख सकते हैं कि D1 में रहते हुए ऑब्जेक्ट 3 जो है वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 जो है वो भी रीड एंड राइट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो एग्जीक्यूशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर सकता है। जबकि अगर हम देखें तो D2 और D3 जो डोमेन्स हैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट 2 है वो राइटिंग कर सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट 4 जो है वो डोमेन 2 में और डोमेन 3 दोनों में रहते हुए प्रिंटिंग जो है परफॉर्म कर सकता है। जबकि ऑब्जेक्ट 1 और 3 जो है वो डोमेन 3 में अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है डोमेन 3 में, जबकि ऑब्जेक्ट 3 जो है वो रीडिंग की जो फैसिलिटी है उसको परफॉर्म कर सकता है बाय कीपिंग इटसेल्फ इन डोमेन 3। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिक या डायनामिक एसोसिएशन जो है राइट्स की वो क्या है। अगर तो आपने बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम या अपने प्रोग्राम के अंदर उसके राइट्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, और आपने एक प्रोसेस के साथ प्रोसेस को डोमेन के साथ एसोसिएट कर दिया है और थ्रू आउट द प्रोसेस अब वो वही चलेगा, तो फिर वो आपका स्टैटिक एसोसिएशन हो जाएगी। लेकिन डायनामिक एसोसिएशन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो समझता है कि मुझे एक एसोसिएशन एक डोमेन के साथ रखनी चाहिए और दूसरी डोमेन के साथ मुझे अपने सेट ऑफ राइट्स जो हैं वो चेंज करने चाहिए, या मुझे आगे जाके उनकी ज़रूरत होती है तो मैं ऑन द रन टाइम जो है मैं अपनी जो राइट्स हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो वो मेरी डायनामिक एसोसिएशन हो जाएगी। प्लस जो स्टैटिक एसोसिएशन है इसके अंदर आपने जो भी इसको राइट्स आपने या एक्सेस राइट्स आपने दे दिए हैं, तो जो आपने क्योंकि ये ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग के अंदर आपने इसको प्रोवाइड कर दिए हैं, सो ये अब थ्रू आउट द इसकी एग्जीक्यूशन आपको वो राइट्स अवेलेबल रहेंगे। जबकि जब हम बात करते हैं कि हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक के अंदर जो है जब हमें ज़रूरत होगी पर्टिकुलर सेट ऑफ राइट्स की, हम उसको जो है उस वक्त जो है वो राइट्स जो है वो फराहम करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास नीड टू नो द प्रिंसिपल जो था वो जो है वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको राइट्स दें, वरना हम उसको राइट ना दें। सो हमने अगर उसको कंट्रोलिंग बेहतर करनी है, प्रोटेक्शन को बेहतर करनी है, तो हमारे लिए डायनामिक एसोसिएशन जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो प्रिविलेजेस दे देती है कि हम अपनी सिस्टम को प्रोटेक्शन में लेके जा सकें। स्टैटिक के अंदर जो है वो थोड़ा सा हम क्योंकि वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो जाते हैं, और अगर आपने उसकी वर्किंग करनी है तो आपको स्टार्टिंग के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि डायनामिकली हम जो है उसको कंट्रोलिंग पैरामीटर्स को हम इजीली ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास नीड टू नो और प्रिंसिपल और लीस्ट प्रिविलेज जो है वो ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए डायनामिक पे एसोसिएट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो डायनामिक एसोसिएशन क्या है? बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ डोमेन दैट लास्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, जिससे हमने पहले बात की। जबकि डायनामिक एसोसिएशन जो है कैन चेंज एंड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। डेफिनेटली क्योंकि आप इसको रन टाइम पे कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाएंगी। सो इफ़ वी हैव डायनामिक एसोसिएशन वी नीड टू इनेबल अ प्रोसेस टू स्विच अक्रॉस द डोमेन्स। क्योंकि हम डायनामिक एसोसिएशन के अंदर हैं और हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपनी प्रिविलेजेस को चेंज करना है, तो फिर हमें ये
इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि ये डोमेन के अंदर जो है स्विच कर सके, किसी एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जा सके। लेट्स से कि डोमेन 1 में उसको रीडिंग राइट्स हैं और डोमेन 2 के अंदर इसको राइटिंग राइट्स मौजूद हैं। तो मुझे अगर जितनी देर रीडिंग करनी है तो मैं डोमेन 1 में रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे राइट करना है तो फिर मुझे जो है वो डोमेन 2 में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं स्टैटिक में रहता हूँ तो फिर मुझे दोनों राइट्स एक ही जगह पर रख के इसको देने पड़ेंगे ताकि वर्किंग जो कंप्लीट कर सके। लेकिन अगर मैं डायनामिक में रहता हूँ तो मैं रीडिंग के लिए डोमेन 1 को यूज़ कर सकता हूँ और राइटिंग के लिए डोमेन 2 को यूज़ कर सकता हूँ, और जिस वक्त मुझे ज़रूरत पड़े उस वक्त मैं जाके राइटिंग के जो है वो राइट्स को यूज़ कर सकता हूँ, और जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक मैं उनको यूटिलाइज़ नहीं करूँगा। सो जिस वक्त मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त मैं स्विच करूँगा डोमेन 2 के अंदर। तो जितनी देर ज़रूरत नहीं है मैं उतने डोमेन 1 में हूँ, तो मेरे पास जो राइटिंग के लिए जो मुझे रिसोर्सेज अपने पास जो है वो स्टार्टिंग के अंदर से रखने पड़ रहे हैं विच इज़ इन स्टैटिक, तो वो उससे मैं बच गया हूँ और मैं उनको मिनिमम यूटिलिटी में लेके आ रहा हूँ ताकि मेरे जो है वो जितनी ज़रूरत पड़ रही है जिस वक्त उस वक्त तक मैं उसको, जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं उस राइट को एक्सरसाइज करूँ, और इससे फिर मेरे जो रिसोर्स एलोकेशन है जिनको मैं कब्जा करके बैठ जाऊँगा अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, मैं उससे भी बच जाऊँगा ताकि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकें। If we cannot modify the domain content or switch across the domains, then we need to be able to create a new domain with a specific contents we need. अगर आप एक से दूसरे डोमेन में स्विच नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू द नीड आप एक नई डोमेन क्रिएट कर सकें विद और उसको क्रिएट करके उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकें। सो हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन्स कौन सी हैं। हमारे पास जो डोमेन्स मौजूद हैं वो यूज़र डोमेन भी मौजूद है, हमारे पास प्रोसेस की डोमेन भी मौजूद है, और हमारे पास जो प्रोसीजर है उसकी डोमेन भी मौजूद है। सो जब हम यूज़र डोमेन की बात करते हैं तो अ यूज़र में बी अ डोमेन, द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन हाउ द यूज़र एक्चुअली इज़। आपका न्यू यूज़र आ जाता है, न्यू डोमेन आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो प्रोसेस की बात करते हैं तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन एग्जैक्टली हाउ द प्रोसेस अंडरगो एग्जीक्यूशन। आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसके मुताबिक जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो भी डोमेन के तौर पे एक्ट करेगा। So we experience domain switching when one process sends a message to the other process and waits for the response। जब आपका एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सिग्नल करता है और उससे कुछ रिसोर्सेज डिमांड करता है और उसके रिस्पॉन्स के ऊपर जो है अपनी वर्किंग करता है, तो वहाँ पे आपकी डोमेन स्विचिंग हो सकती है। लेट्स से कि आपके कुछ रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस 1 जो है वो यूज़ कर रहा है और कुछ रिसोर्सेज जो है वो प्रोसेस 2 यूज़ कर रहा है। लेट्स से प्रोसेस 2 के पास जो एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेशन है जिसके अंदर आपने राइटिंग करनी है। अब प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेस 2 से परमिशन लेगा कि उनके प्रोसेस 2 के पास वो मेमोरी एलोकेशन थी, तो अगर वो उसको अलाउ करता है तो आप उसके अंदर जाके राइटिंग करेंगे। सो आप जो है वो फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन में वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं, उसकी एलोकेशन के अंदर जाके वर्किंग करने जा रहे हैं। सो उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेंगे। सेकंड थर्ड वन इज योर प्रोसीजर एज अ डोमेन। The set of objects that each procedure needs to define its specific domain. Domain switching occurs when control is transferred to a different procedure. अगर आप एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर के ऊपर जाते हैं, यानी आप एक वर्किंग को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे और अब आप किसी और तरीक़ेकार से उसको करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डोमेन स्विचिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो जब आप डोमेन स्विचिंग करेंगे तो उसके अंदर आपका राइट्स जो एक के साथ एसोसिएटेड थे और जो दूसरे के साथ एसोसिएटेड है वो भी चेंज हो सकते हैं। सो जब आप एक से दूसरे में जाएंगे तो आपकी डोमेन स्विचिंग यहाँ पे भी आ जाती है। अच्छा, जब हम एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर की हैसियत से एक प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें नज़र आता है, हमें बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हम एज एन असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर की तरह से सिस्टम को देखते हैं जो कि सिस्टम हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होता है, तो उसको ये रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रही होती हैं।
जस्ट लाइक आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके अंदर जब तक आपको प्रिविलेज राइट्स नहीं मिलते आप वो उनको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यानी अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन के तौर पे उस सिस्टम को डील करने जा रहे हैं तो जो यूज़र है वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये इसी तरीके से है जिसमें अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप एंटर हों तो अगर आप एज ए गेस्ट अपने सिस्टम में एंटर हों और आप कोशिश करते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर जो है उसको अनइंस्टॉल कर दूं, तो वो आपको उसी वक्त जो है वो रोक देगा और वो कहेगा कि पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स लेके आएँ और उसके बाद आपको ये अवेलेबल होगी पोजीशन कि आप जो है इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकें। या इवन अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल करना है जो सिस्टम के लिए एक ह्यूज चेंज है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप या तो जो है ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दें, नहीं तो अगर आप एज जस्ट एक यूज़र के तौर पे हैं तो वो आपको जो है वो प्रोसीड नहीं करने देगा। ये जिसके अंदर आपको इस तरह भी मिसाल दी जा सकती है कि जिस तरह अगर आपने सिस्टम को कंट्रोल करना है, यानी कंट्रोल लेवल की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पे हमें प्रिविलेजेस की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक हमने डिवाइसेस को पोल करना हो या मास्किंग करनी हो या हमें कुछ चीज़ों को टेस्ट करना हो, लो लेवल ऑपरेशंस करने हो। यानी लो लेवल ऑपरेशन से मुराद ये है कि जो हमारी डायरेक्टली हार्डवेयर की तरफ इफेक्शंस दे रही हों, तो वो वाले ऑपरेशंस जो हैं वो हमें जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है डोमेन के अंदर जो है वो पेयर्स नज़र आते हैं जो हमें ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं हमारे पास फाइल एक्सेस के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास एक ओनर आइडेंटिफिकेशन बिट होती है और एक डोमेन बिट होती है। हम हर फाइल्स के साथ जो है इनको आइडेंटिफिकेशन और डोमेन बिट को एसोसिएट किया होता है। जो आपकी डोमेन बिट है इसको सेट यू आईडी या सेट यूज़र आईडी भी आप इसको कह सकते हैं। सो अगर आपकी ये सेट यूज़र आईडी आपने ऑन की हुई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। a user executes the file, a user ID is set to the owner of the file अगर ये ऑन है तो। लेकिन अगर ये ऑफ है तब क्या होगा, a user can execute the file, the user ID does not change, कि आप सिर्फ फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है, आप उसको ऑन नहीं करते। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, एक यूज़र है वो फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि ओन्ड करती है बाय अ यूज़र प्रोसेस बी, और आपने इसका सेट यू आईडी जो है वो ऑन किया हुआ है, तो क्या होगा, यूज़र आईडी इज सेट to the owner of the file. At the end of the execution the user ID is reset. आपने जितनी देर वर्किंग की आप एज ए ओनर के तौर पे उस फाइल के ऊपर वर्किंग करेंगे अगर आपने सेट यू आईडी जो है वो ऑन किया हुआ। लेकिन अगर आपने इसको ऑन नहीं किया हो, ऑफ रखा हुआ है, तो आप सिर्फ उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको चेंजिंग नहीं ला सकते। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से कि आप वी कैन set a user's domain bit set UID with which इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। We might need to allow a user to access network or a database without actually letting them write to their own processes to do this. आप किसी और का database यूज़ करते अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं तो बजाय ये कि आप अपना पूरा database अपना बनाएं। So in Unix we can set the domain bit set UID which can cause the user ID to be changed to the owner. A user with the network of database privileges and the user will gain the access to the otherwise privileged process at least temporarily. आपके पास जो है बजाय ये कि आप पूरा एक डेटाबेस बनाएं, आपके पास वो पूरा डेटाबेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपने वर्किंग कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसको ये ऑन नहीं करते तो आप इसकी डायरेक्ट सिर्फ एग्जीक्यूशन होती हुई देख सकते हैं, इसके अंदर इसको आप खुद से मैनिपुलेट नहीं करते। लेकिन इसका आपको डाउन साइड क्या है कि जितनी देर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो आपके पास पूरी पावर इसके ऊपर जो है वो वर्किंग के लिए
अवेलेबल हो जाती है। यानी ये क्या, अ डाउन साइड ऑफ दिस इज़ दैट व्हेन अ यूज़र इज़ एग्जीक्यूटिंग इन प्रिविलेज फैसिलिटी दे हैव इनफाइनाइटली मोर पावर देन यू नॉर्मली हैव। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे थे और एग्जीक्यूट करवा रहे थे, उसके अंदर डायरेक्टली उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते थे। अब आपके पास ये भी पावर है कि आप उसके अंदर इंटरवीन भी कर सकते हैं। सो आपके पास जो एक्सेस मैट्रिक्स बनता है उसके अंदर, यानी आप डोमेन और ऑब्जेक्ट्स को जब हम उसके अंदर प्लेस करते हैं कि हम कौन से डोमेन में कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, तो हम इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसकी रोज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं इसकी डोमेन्स को, और कॉलम जो हैं वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और इनके दरमियान जो क्रॉस बनता है, यानी जो सेल क्रिएट होता है इनके इंटरसेक्शन से, वो इसके एक्सेस राइट्स हैं जो कि एक ख़ास डोमेन में आपको अवेलेबल होते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये है जी आपका एक्सेस मैट्रिक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड पे आपको रोज़ डोमेन्स नज़र आ रही हैं, जबकि अपर रीजन में आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइल भी हो सकती है, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि लेट से एक डोमेन 1 है D1, वहाँ पे आप फाइल 1 को जो है वो रीड कर सकते हैं, फाइल 3 को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइल 2 के ऊपर कोई वर्किंग की इजाज़त नहीं है। इसी तरह प्रिंटर के ऊपर भी कोई वर्किंग की इजाज़त नहीं है। डोमेन 2 के अंदर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, सिर्फ D3 के अंदर आप रीड कर सकते हैं फाइल 2 को और फाइल 3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि D4 के अंदर आप रीड और राइट कर सकते हैं फाइल 1 को, और फाइल 3 को जो है उसको भी आप रीड और राइट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हर कॉलम के अंदर जो है आपके पास जो एक्सेस राइट्स हैं उसके रेलेवेंट, उस फाइल से रेलेवेंट जो आपको हो सकते हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर वन ऑब्जेक्ट से F3, आपके पास जो भी एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप परफॉर्मेंस दे सकते हो उस फाइल के ऊपर जो काम कर सकते हो उसके अंदर जो, अगर आप कॉलम वाइज जाएंगे तो वो आपको राइट्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, आपको जो है उसकी डिवीज़न ज़रूर हुई है कि आप कौन सा राइट जो है कौन सी डोमेन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। जबकि अगर आप रो में जाएंगे तो आपको कैपेबिलिटी लिस्ट नज़र आएगी कि आप एक डोमेन में रहते हुए कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। सो एक डोमेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो उसके अंदर आपने लिस्ट डाउन की हुई हैं। वो डिफ़र कर सकती हैं कि उनमें से कोई चीज़ जो है वो आपने एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी और कोई चीज़ जो है वो दूसरे को असाइन कर दी। सो दैट मीन्स कि आपकी कैपेबिलिटी लिस्ट लेट्स से कि D3 की जो है वो आपने यहाँ पे आपको नज़र आती है कि वो आपको रीड राइट और एग्जीक्यूशन जो है वो फराहम करता है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट 2 है वो रीड राइट कर रहा है, वो उसके एग्जीक्यूशन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट 3 जो है वो एग्जीक्यूशन को यूटिलाइज़ कर रहा है, रीड राइट को नहीं कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं पॉलिसीज़ को कि हम इसको कैसे एक्सेस मैट्रिक्स को अंदर जो है कौन से डोमेन के अंदर जो है हम कौन से राइट्स किसको दे रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने D1 के अंदर जो है फाइल को जो है वो रीड के और फाइल 3 को रीड के साइन दिए हुए राइट्स दिए हुए हैं। D2 के अंदर हमने प्रिंटिंग के राइट्स दिए हुए हैं। D3 के अंदर फाइल 2 को जो है रीड के और फाइल 3 को एग्जीक्यूशन के राइट्स दिए हुए हैं, जबकि डोमेन 4 के अंदर हमने रीड राइट दोनों दिए हुए हैं और फाइल 3 को भी रीड और राइट के जो हैं वो राइट दिए हुए हैं। तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सा जो है वो क्या वर्किंग कर सकता है। सो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम इसका मैकेनिज़्म और पॉलिसी को अलग-अलग कैसे डिवाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज़्म। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एक्सेस मैट्रिक्स एंड रूल्स, आपको वो बता देगा टू इंश्योर दैट मैट्रिक्स इज़ ओनली मैनिपुलेटेड बाय ऑथराइज्ड एजेंट्स एंड द रूल्स आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। अब जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक एक्सेस मैट्रिक्स दे दिया और आपको रूल्स बता दिए हैं, इन रूल्स के बाहर आप जाके वर्किंग नहीं कर सकते। और इनको एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर जो चेंज है वो भी हर बंदा नहीं कर सकता जब तक वो ऑथराइज्ड नहीं है। जब तक अगर वो ऑथराइज है तो वो इस एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर चेंजिंग लेके आ सकता है, रूल्स को चेंज कर सकता है। लेकिन ये है कि ये जो मैट्रिक्स बन गया है ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। और जब हम बात करते हैं पॉलिसी की तो यूज़र कैन डिक्टेट अ पॉलिसी
user normally decide on the content of the SS matrix entries. When a new object is created, a column is added to the access matrix along with some rights that the creator of the object has wished to enter. अब आप अगर चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है ये कौन डिफ़ाइन कर रहा है? ये इसका यूज़र डिफ़ाइन कर रहा है जो उसको यूज़ करने जाएगा। अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट से हमने स्कैनर क्रिएट कर दिया, तो स्कैनर के साथ जो राइट्स हैं हम वो भी बताएंगे कि इसके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम डिवाइड ये भी करेंगे कि वो जो राइट्स हैं वो कौन से डोमेन में कौन सा राइट आपको अवेलेबल होगा, कब आप राइटिंग कर सकते हैं, कब उससे रीडिंग कर सकते हैं, या हम उसके अंदर क्या चेंजिंग ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अच्छा, खाली चीज़ ये है कि हमने जब बात की थी कि हम एक से दूसरे डोमेन में भी मूव कर सकें। जब हम डायनामिक की बात करते हैं तो अगर मेरे पास सिर्फ रीडिंग राइट है और मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ और आफ्टर सम टाइम मुझे राइटिंग राइट चाहिए, तो मुझे डेफिनेटली अगर मेरी उस डोमेन के अंदर राइटिंग राइट मौजूद नहीं है तो मुझे अपने डोमेन को स्विच करना पड़ेगा। तो अगर मुझे स्विच करके उस डोमेन में मूव करना पड़ता है जहाँ पर मुझे वो राइट मिल जाए, तो फिर मुझे स्विचिंग के राइट्स भी तो चाहिए। तो फिर हम ये है कि डायनामिक मूवमेंट के लिए हमारे पास जो है स्विचिंग के राइट्स हमारे पास आ जाते हैं। लेट्स से अभी हमने यहाँ तक तो देखा था कि आपकी डोमेन थी और डोमेन के बाद हमारे पास यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट्स थे। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो हमारे पास ये होगा कि यहाँ तक तो हमने देखा था कि जब डोमेन 1 में रहते हुए फाइल 1 को जो है वो रीड कर सकते हैं, फाइल 2 पे कोई वर्किंग नहीं कर सकते, फाइल 3 को भी रीड कर सकते हैं, लेज़र प्रिंटर के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। हाँ, आप डोमेन 1 में रहते हुए डोमेन 2 में जा सकते हैं, ताकि आप डोमेन 2 में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप डोमेन 2 में अगर मौजूद हैं तो आप डोमेन 3 में और डोमेन 4 में जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने डोमेन 2 में हैं तो वहाँ से आपने अगर फाइल 2 को रीड करवाना है तो आप D3 में स्विच कर जाएं। और आप फाइल 3 को जो है वो एग्जीक्यूट करा दें, और अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप इनको रीड करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है यानी D2 डोमेन में मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि जो है आप फाइल 3 के ऊपर राइटिंग कर सकें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर आप D1 में थे और आप राइटिंग करना चाहते हैं फाइल 3 के ऊपर, तो आप यहाँ से स्विच करके जा सकते हैं D2 के ऊपर, और D2 से हम जो है वो स्विचिंग कर सकते हैं D4 के अंदर, ताकि हम D4 में जाके जो है वो राइटिंग का जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म कर सकें। जब हमने राइटिंग परफॉर्म कर भी ली है और रीडिंग भी कर ली है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अब रीडिंग राइटिंग जो है ये वाला राइट जो है सिर्फ रीडिंग के राइट तक रह जाए, तो हम यहाँ से वापस स्विच करके जा सकते हैं डोमेन 1 के ऊपर। यहाँ पे अब आपके राइटिंग के जो राइट्स हैं वो आपने एंड कर दिए हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अब जो है वो अनऑथराइज्ड वे में उसकी राइटिंग नहीं होगी, और आपको जो रिसोर्सेज राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड थे वो भी आपने उसको वापस कर दिए सिस्टम को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और राइट्स भी हैं जो हमें डायनामिक प्रोटेक्शन देते हैं, जस्ट लाइक ओनर के राइट्स आ गए, या कॉपी के राइट्स आ गए, या कंट्रोल या ट्रांसफ़र के राइट्स आ गए। ऑनर से मुराद ये कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऑनर बन जाते हैं। कॉपी के मुराद ये है कि आप जो राइट्स आपको ऑब्जेक्ट एक ख़ास डोमेन आई में आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो राइट्स जो हैं वो आप उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकें। ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, वही राइट आप एक और डोमेन को भी प्रोवाइड करते हैं कि आप डोमेन डी के अंदर या डोमेन बी के अंदर रहते हुए भी आप ये काम कर सकें। इसी तरह आपके पास कंट्रोल राइट्स आ जाते हैं कि आप डोमेन आई में रहते हुए डोमेन जे के जो राइट्स हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकें, और इसी तरह आप ट्रांसफ़र कर सकें, जो आपने अभी देखा कि आप स्विचिंग कर सकते हैं फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। ये भी आपके पास जो है वो राइट्स हैं, और ये इवन जो है आप यहाँ पे राइट को एनहांस भी कर सकते हैं और राइट्स को जो है वो उनकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, यानी आप उनके राइट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ राइट्स के ऊपर हमें स्टैटिक का साइन नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये वो राइट है कि जहाँ पे आपके पास ये स्टैटिक मौजूद होगा, ये वाला फंक्शन जो है आप इस डोमेन में रहते हुए किसी और को असाइन कर सकते हैं। सो दैट मीन्स फाइल 2 के ऊपर जो रीड राइट मौजूद है, आप इस राइट को जो है ट्रांसफ़र एक किसी और डोमेन को भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप इसी के बी पार्ट देखेंगे, डोमेन D2 का जो रीड फंक्शन है जिसको आपने स्टैटिक लगाया हुआ था, जो कॉपीएबल है,
वो आपने डोमेन 3 को भी असाइन कर दिया, लेकिन आपको इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है कि D2 का जो रीड सिग्नल था, ये रीड राइट था, वो स्टैरिक के साथ था, जबकि जिसको आपने साइन किया है वहाँ पे स्टैरिक साइन नहीं है। स्टैरिक साइन का मतलब ये है कि ये जो राइट है वो आप किसी और को असाइन कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप असाइन कर रहे हैं उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो किसी और को आगे जो है वो राइट जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सके। अच्छा, इसी तरह आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपके पास जो है वो जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास रीड जो है वो स्टैरिक के साथ मौजूद है और आपके पास ऑनर के जो हैं वो भी राइट्स मौजूद हैं। जो ऑनर के राइट्स वो हैं वो आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि ना सिर्फ आप किसी भी डोमेन को कोई भी राइट दे सकते हैं, बल्कि आपकी उससे कोई भी राइट छीन भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे D1, अगर आप फाइल 1 की बात करेंगे तो आपको डोमेन 1 में नज़र आएगा कि आपका ऑनर के राइट्स मौजूद हैं और आपके पास D1 में एग्जीक्यूशन के राइट भी हैं और D3 के अंदर भी एग्जीक्यूशन राइट्स मौजूद हैं। तो आपके पास चूँकि ऑनर का राइट मौजूद है तो वो आपसे कोई भी एक्सेस राइट्स वापस ले सकता है। तो आप देखेंगे कि इसने डोमेन 3 से एग्जीक्यूशन के राइट्स वापस ले लिए। इसी तरह फाइल 2 के ऊपर जो है डोमेन 2 के अंदर ऑनर राइट्स मौजूद हैं, तो इसने ना सिर्फ अपने राइट्स इस डोमेन में रहते हुए इंक्रीज़ कर लिए हैं कि उसने इसी डोमेन में राइट के जो है वो राइट्स ले लिए हैं, ना सिर्फ ले लिए हैं बल्कि स्टैरिक वाले राइट्स ले लिए हैं। दैट मीन्स कि ये डोमेन किसी और को ये राइट्स ट्रांसफ़र भी कर सकता है और वो उसने आगे ट्रांसफ़र किया भी है। डोमेन 3 के अंदर जो है उसने राइट जो है वो उसको प्रोपोगेट भी किया। लेकिन मैं फिर वही बताऊंगा कि अगर आप इसको प्रोपोगेट करते हैं यूजिंग स्टैरिक साइन तो वो आप सिर्फ ट्रांसफ़र आगे प्रोपोगेट ज़रूर करते हैं, लेकिन जिसको आपने प्रोपोगेट किया है वो आगे प्रोपोगेट नहीं कर सकता। हाँ, ऑनर के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो किसी भी डोमेन के राइट्स को ख़त्म भी कर सकता है, किसी के राइट्स को जनरेट भी कर सकता है। सो अगर इसे आप देखेंगे फाइल 3 के अंदर तो आपको नज़र आएगा कि इसके पास डोमेन 1 में राइट के जो हैं वो हकूक़ मौजूद थे। इसी तरह डोमेन 2 के अंदर रीडिंग ट्रांसफरेबल या जो है इंक्रीजिंग पावर जो रीड की है वो वाले राइट्स मौजूद हैं, ऑनर के राइट्स मौजूद हैं और राइटिंग के राइट्स मौजूद हैं। जबकि D3 के अंदर इसके पास कोई राइट मौजूद नहीं था, लेकिन चूंकि आप ऑनर हैं आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप डोमेन 3 को राइटिंग के राइट्स दे सकते हैं। जो है अगर आप बात करेंगे कॉपी और ऑनर, ये काफ़ी जो है वो डोमिनेंट किस्म के राइट्स मौजूद होते हैं। दीज आर राइट्स आर सफिशेंट फॉर अ कॉलम एसेस राइट्स। ये आपकी डोमेन को काफ़ी चेंज कर सकते हैं और डायनामिकली इसकी जो है बड़ी वैल्यू बन जाती है। बट वी नीड अ मैकेनिज्म टू चेंज एक्सेस एंट्रीज इन अ रो एज वेल। हमें रो के अंदर कैसे चेंजिंग करनी होगी उसके लिए भी हमें कुछ देखना पड़ेगा। सो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, हमें उसके लिए कंट्रोल राइट्स चाहिए कि हम रो के अंदर तब्दीली कर सकें। वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। उसके लिए आप ये काम करेंगे कि आपके पास स्विचिंग के राइट्स मौजूद हैं। अगर आप एक डोमेन से एक डोमेन के अंदर रहते हुए आप वर्किंग करते हैं तो उससे अगर हमने दूसरे डोमेन में जाना है तो आपके पास स्विचिंग के राइट्स मौजूद हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल के राइट्स हैं तो आप जिस तरह एक डोमेन से दूसरे डोमेन के राइट्स आप लेना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वापस देखें कि हमारे पास अगर यहाँ पे कंट्रोल के राइट्स मौजूद हों, लेट्स से D2 के अंदर जो है हमारे पास D4 के कंट्रोल राइट्स मौजूद हैं। सो जब D2 में रहते हुए हम D4 के कंट्रोल राइट्स मौजूद हैं कि हम उसमें स्विच भी कर सकते हैं और उसके कंट्रोल राइट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि आप देखें फाइल 1 के राइटिंग के राइट्स मौजूद हैं और फाइल 3 के भी आपके पास राइटिंग राइट्स मौजूद हैं, जो कि आपके पास पहले रीडिंग के राइट्स भी थे और राइटिंग के राइट्स भी थे, दोनों F1 और F3। सो दैट मीन्स कि आपके पास चूँकि कंट्रोल आ गया है तो अब आपने उससे रीडिंग के जो राइट हैं वो आपने वापस ले लिए। सो ये जो राइट है कि आप किसी और डोमेन के राइट्स को ले सकें तो वो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं यूजिंग दिस सिनेरियो। So this is your chapter number 14 which is relevant to your protection कि आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन कैसे करता है from
प्रॉब्लम्स या थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनल जो एक प्रोसेस दूसरे को जनरेट कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।